राम मंदिर, सीएए, सीबीआई, ईडी, गठबंधन की राजनीति, महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी में वृद्धि, दुनिया में डंका। आखिरकार यह लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़े जाएंगे और अलग-अलग पार्टियां किस-किस मुद्दे पर इस लोकसभा चुनाव में उतर सकती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बिगुल बज चुका है। इस बार देश की 543 संसदीय सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी। चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर जून तक चलेंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य क्षेत्रीय दल अलग-अलग मुद्दों पर एक दूसरे पर हमला करते दिखेंगे। अब सवाल है कि इस बार के आम चुनावों में कौन-कौन से मुद्दे चर्चा में रहेंगे और केंद्र में रहेंगे। जानकारों का मानना कि भारतीय जनता पार्टी की राम मंदिर, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए जैसे मुद्दों को प्रमुखता से बुना सकती है। वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ऐसे में नजर डालते कि आखिरकार देश के आम चुनाव में हावी रहने के किन मुद्दों के चांस है। मंदिर की राजनीति की चमक तब तक खो चुकी थी जब तक मोदी ने इसे जनवरी में एक भव्य समारोह के माध्यम से सामने और केंद्र में नहीं ला दिया। इसने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की नैया पार लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इसी तरह के अन्य कारणों से भी संचालित होती है। ऐसे में मंदिर के साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ ही ज्ञानवापी के अंदर पूजा की बहाली, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना, सांस्कृतिक पुनरुद्धार के बारे में सामान्य शोर, ये सभी और बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के चुनाव के लिए एक ठोस पिच बनने का मौका दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि हिंदू पहुंच विपक्ष के जाति जनगणना नाटकों पर भारी पड़ेगी। राम मंदिर मोदी की व्यक्तिगत विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। सीए नियम नोटिफिकेशन हो गए हैं, इस पर राजनीति शुरू हो गई, लेकिन इसका बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के बाहर और असम के कुछ हिस्सों में चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बंगाल में खेला जाएगा। यह सीए से लाभान्वित होने वाले दलित समुदाय मतुआ तक ममता की पहुंच से स्पष्ट है। असम में बांग्लादेशी खुश होंगे, असमियावासी नाराज होंगे। अन्य जगहों पर सीए का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा हिंदू भावना को बढ़ावा देने के लिए इसका कितना उपयोग कर सकती है। वहीं विपक्ष इसका उपयोग ध्रुवीकरण की बात करने के लिए कर सकता है। विपक्ष का काम हालांकि यहाँ कठिन नजर आ रहा है। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जांच एजेंसियों ने कभी भी राजनीतिक चर्चा में इतना ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का कहना कि अधिकांश विपक्षी नेता भ्रष्ट है और इसीलिए यह सही है कि वे सीबीआई, ईडी के दायरे में है। विपक्ष का कहना कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति कर रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा बदल लेते हैं, उनका सफाया हो जाता है। भाजपा का कहना है कि विपक्षी नेताओं पर छापे में मिली सारी नकदी और कीमती सामान पर नजर डाले। विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किससे बात करते हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव पर प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन उम्मीद है कि दोनों तरफ से बयानबाजी होगी जिसका फायदा शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो सकता है। लेकिन विपक्ष के पास एक यह बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से जो ईडी और सीबीआई के रडार पर थे, वो सभी नेता भाजपा में जाते ही या भाजपा के साथ गठबंधन करते ही वह मुक्त हो जाते हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है जो शायद देश की जनता भी समझ रही है। अब बात करते हैं गठबंधन की राजनीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरों की गलतियों से सीखा है। 2004 में वाजपेयी ने डीएमके और पासवान को दूर कर दिया और इसकी कीमत चुकाई। मोदी ने 2024 में पसंदीदा होने के बावजूद और भारतीय गठबंधन की सभी दिखाई देने वाली समस्याओं के बावजूद नीतीश कुमार को लेकर साथ आए, नायडू को साथ लेकर आए, एनडीए के बिछड़े हुए सहयोगियों को वापस लाने के लिए जिस तरह से जुटे हुए हैं, उन्होंने जनता दल जैसे पुराने दुश्मनों को भी गले लगा लिया है। बीजेडी के साथ बातचीत अभी भी जारी होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे के बावजूद इंडिया गठबंधन अव्यवस्थित दिख रहा है। लेकिन इस बार सत्ता पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो भी विचारधारा थी, जो भी अपने नियम थे, उन सबको तोड़ते हुए सबसे गठबंधन करने की नीति बनाई है। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते थे कि अब नीतीश बाबू के लिए सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, उनको भी भाजपा ने अपने साथ ले लिया। जो अजीत पवार थे और भी न जाने
कितने ऐसे ही नेता थे जिन पर भारतीय जनता पार्टी, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगाते रहे भ्रष्टाचार के। लेकिन अब लोकसभा चुनाव पास में आ रहा है तो सत्ता पाने के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सबको भी गले लगा लिया है। अब बात करते हैं कि जब मुद्रास्फीति या आम भाषा में कहें कि महंगाई की बात आती है तो मोदी अपने अधिकांश पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक सतर्क रहते हैं। उन्होंने खुदरा ईंधन की कीमतों को महीनों तक स्थिर रखा, फिर 3 दिन पहले कीमतें कम की, एलपीजी की कीमतों में बार बार कटौती की, खाद्य निर्यात पर एक से अधिक बार प्रतिबंध लगाया, 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त अनाज दिया। उन्होंने अर्थशास्त्रियों की आलोचना की परवाह नहीं की। कुछ प्रकार की खाद्य मुद्रास्फीति बनी हुई है, लेकिन कुछ झटकों को छोड़कर यह एक बड़ा राष्ट्रीय कारक होने की संभावना नहीं है जो विपक्ष के लिए भूमिका निभाएगा। मोदी ने जो एक स्मार्ट काम किया है वह मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से बचते हुए महामारी घाटे के वित्त पोषण को मध्यम रखना था। आपको बता दें कि महंगाई कम नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शित कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और जिस तरह से जो मीडिया चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सही मानते हैं, जो उनके साथ लगे हुए हैं, उनके माध्यम से देश की जनता को ऐसे दिखाया गया जैसे महंगाई बढ़ी ही नहीं है। और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट वर्क करते हुए देश की जनता को यह साबित कर दिया कि महंगाई कहीं है ही नहीं। हालांकि विपक्ष के लिए यह एक बड़ा मुद्दा होगा। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी संभावित रूप से विपक्ष का सबसे शक्तिशाली आर्थिक हथियार नौकरी की समस्या है। यहाँ तक के भारत सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि कई रोजगार भारतीय या तो या स्वरोजगार में है या अवैतनिक घरेलू रोजगार में है। निजी डेटा एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। कुछ सरकारी नौकरियों के लिए अंधी दौड़, विदेशों में कम मध्यम कौशल वाली नौकरियां खोजने की होड़, विनिर्माण की बढ़ती पूंजी तीव्रता, जिसका अर्थ है कि निवेश की प्रति इकाई कम नौकरियां, कौशल की कमी जो कई भारतीयों को विभिन्न नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती है, वे सभी मुद्दे हैं। भारतीय चुनावों में नौकरियां कभी भी अपने आप में एक बड़ा निर्धारण कारक नहीं रहा है, लेकिन इस बार शायद यह काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े दावे किए थे, हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां देने के दावे किए थे, लेकिन उन सबकी पोल खुलती दिखाई दे रही है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछड़ती नजर आ रही है, शायद ऐसे तो कभी यूपीए की सरकार भी नहीं पिछड़ी थी। महंगाई और बेरोजगारी के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, शायद यह विपक्ष अभी तक अच्छे से उठा नहीं पाया है। हालांकि कोशिश जरूर करता रहा विपक्ष, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, जो भी हो, सबने कोशिश जरूर की है। लेकिन जिस तरह से मीडिया पर कंट्रोल है, शायद वह अब तक देश की जनता तक वह बातें पहुंची नहीं पाई है। और जो निजीकरण हुआ है उससे जितनी नौकरियां खत्म हुई है, वो शायद अब तक देश की जनता तक वो बातें पहुंची नहीं पाती है। और जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत नौकरियां देकर इस मामले को दबा देती है। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्री हमेशा उम्मीद करते हैं कि जीडीपी के आंकड़े का मतदान संबंधी निर्णयों पर असर होगा, लेकिन यह जीवंत अनुभव है, न कि व्यापक आंकड़े, जो यह निर्धारित करते हैं कि मतदाता सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके का आकलन कैसे करते हैं। इसलिए मोदी सरकार में जीडीपी नंबर के बारे में अर्थशास्त्रियों की उग्र बहस से बहुत कम मायने रखती है। हालांकि इसमें दो बातें हैं। पहली, क्या सरकार इन संख्याओं को मोदी की स्पष्ट और पहले से मौजूद अपील में जोड़कर एक और लोकप्रिय संदेश में बदल सकती है। दूसरा, स्थानीय अनुभव आंशिक रूप से कल्याण हस्तांतरण से कैसे प्रभावित होते हैं, ये वोटर को एहसास करा रहे हैं। इसके बावजूद मध्यम वर्ग, जिन्हें बहुसंख्यकों से अधिक लाभ हुआ है और जिन्होंने बाजारों में निवेश किया है, उन्हें यह संदेश अधिक कठोर लगेगा। अब कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का डंका दुनिया में बजा दिया है। यह सिर्फ भारत सरकार की बात नहीं है कि कैसे उसकी नीतियों ने विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ा दिया है। बहुत से विदेशी पंडित भी इसी तरह की बातें कहते हैं। यद्यपि प्रश्नों की अधिक सहायता के साथ मोदी की चतुर कूटनीति पश्चिमी विरोध को नजरअंदाज करके रूसी कच्चा तेल खरीदना एक अच्छा उदाहरण है। ठोस आर्थिक आंकड़े उभरते भारत को भाजपा की पिच बनाते हैं, जिस पर विपक्ष को सवाल उठाना मुश्किल होगा। लेकिन शायद अब तक जो चीज गायब है वह लोकप्रिय प्रस्ताव की लहर है, जो ऐसी चीजों पर मतदाताओं की धारणा को वोट में बदल देती है। बेशक मोदी से संबोधित करने के लिए
काम करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये भी बात सच है कि कच्चा तेल तो सस्ता लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल, डीज़लों के दाम जिस तरह से आसमान छूते दिखे हैं मोदी सरकार में, वो शायद अब तक कहीं नहीं हुआ था। हालाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया का जो फ़ायदा उठा रहे हैं और जो जानसे एजेंसियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, वह लगातार एक केंद्र बिंदु बना हुआ विपक्ष के लिए, और विपक्ष शायद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन जैसी समस्याओं पर जिस तरह से पर्दा डाल दिया गया है मीडिया द्वारा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अलग-अलग मुद्दे उठाते हैं, वो शायद इन छोटे-छोटे मुद्दों पर हावी पड़ते दिख रहे हैं। जैसे महंगाई, बेरोजगारी अब से शायद इतनी ज़्यादा पहले कभी नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर, सीए जैसे मुद्दों को इतना बड़ा बना दिया कि ये महंगाई, बेरोजगारी शायद लोगों के दिमाग में ही नहीं आ पाती। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।